नमस्कार, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आधुनिक हिंदी कहानी का विकास पढ़ेंगे। तो यद्यपि हिंदी में आधुनिक कहानी की जो परंपरा है उसकी शुरुआत सरस्वती पत्रिका के 1900 में जो प्रकाशन हुआ था उसके बाद से मानी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी 1900 में छपी किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती से कहानी की शुरुआत मानते हैं। इससे पहले की जिन कहानियों की चर्चा विभिन्न संदर्भों में होती रही उनमें से प्रमुख हैं इंशा अल्लाह खां की उदयभान चरित और रानी केतकी की कहानी। ये दोनों जो कहानियां हैं, उदयभान चरित और रानी केतकी की कहानी, इनके कहानीकार हैं इंशा अल्लाह खां। ठीक है। उसके बाद इसी कड़ी में दूसरी कहानी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की लिखित राजा भोज का सपना, और इसे नवल किशोर प्रेस द्वारा 1988 में प्रकाशित किया गया था, 1888 में सॉरी। और तीसरी महत्वपूर्ण रचना जो है वो रेवरेंड जे न्यूटन की जमींदार का दृष्टांत है। तो इंशा अल्लाह खां की कहानी रानी केतकी की कहानी का जो रचना काल है वो 1803 बताया गया, और रानी केतकी की कहानी की विषय वस्तु और कहानी कहने की जो भंगिमा है वो मध्यकालीन ही है। इसमें मध्यकालीन चमत्कार वृत्ति और अतिरेकपूर्ण जो कथा वस्तु है वो है। तो इसका प्रथम महत्व इस बात में है कि ये हिंदी में लिखित संभवतः पहली मौलिक कहानी है। तो ये न किसी के आधार पर लिखी गई है, न इस पर किसी की प्रतिछाया है। कथा कहने का जो ढंग है वो बहुत ही मनोहर है। तो यह एक प्रेम कहानी है। इसमें कुंवर उदयभान और रानी केतकी के बीच प्रेम और दोनों परिवारों के बीच लड़ाई और अंत में दोनों का जो मिलना है वो दर्शाया गया है। तो इसमें अलौकिक शक्ति से उदयभान परिवार को हिरण बना देता है और भभूत लगाने से अदृश्य हो जाना, ऐसी मध्यकालीन रूढ़ियां हैं। लेकिन इसके साथ ही मनोवैज्ञानिक चित्रण और द्वंद्व भी है। तो रानी केतकी में ये द्वंद्व प्रेमी और अपने पिता की मर्यादा को लेकर के दिखाया गया है। फिर इसके बाद है राजा भोज का सपना। तो इसका स्वरूप जो है वो नीति कथा के जैसा है। तो इस कहानी में एक सामंत की धार्मिक मानसिकता को दर्शाया गया है और वो अनुष्ठान से यश प्राप्त करने और स्वर्ग की कामना करता है। तो इस कहानी में आधुनिकता की जो चकाचौंध है उसके रूप में ये कहानी एक अंतिम रूप में एक राजा को कर्मकांड की जो निस्सारता है उसका एहसास होता है। इसी प्रकार जो तीसरी कहानी है रेवरेंड जे न्यूटन की कहानी जमींदार का दृष्टांत, इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं मिलती है। इस कहानी के लेखक को अमेरिकी पादरी होते हैं उनको बताया गया है, और इसका अनुवाद करते हुए भवदेव पांडे ने लिखा कि किसी अमेरिकी पादरी द्वारा इस प्रकार की भाषा नहीं लिखी जा सकती। तो निश्चित रूप से ये शोध और तर्क का विषय भी हम कह सकते हैं। लेकिन कहानी का जो पाठ उपलब्ध है उसमें वस्तु के स्तर पर आगे की संभावना नजर आती है। तो कहानी में जमींदार द्वारा किसानों के शोषण का चित्रण है, और कहानी में जो समाज है वह जाति के फ्रेमवर्क में कैद किया गया है। तो ये संदर्भ कहानी में शायद पहली बार आए हैं, और आगे चलकर प्रेमचंद में इसका विस्तार हम देख सकते हैं। 19वीं शताब्दी की इन तीनों कहानियों में जो परिदृश्य दिखाई देता है वह आगे की कहानी के लिए एक पूर्व पीठिका हम कह सकते हैं। तो आधुनिक भावबोध इन कहानियों में संक्रमण कर रहा है। रानी केतकी की कहानी की जो मध्ययुगीन चेतना है और जो रूढ़ियां हैं उनकी जगह राजा भोज का सपना में आधुनिक दृष्टिकोण दिखाया गया है। और जमींदार का दृष्टांत का जो उपलब्ध पाठ है अगर प्रामाणिक है तो 20वीं शताब्दी के पहले दशक में उपलब्ध जो कहानियां हैं उनसे इसका यथार्थबोध और वस्तुनिष्ठता किसी भी मायने में कम नहीं आंकी जा सकती। इसके बाद हिंदी की जो पहली कहानी है ये एक वाद विवाद का विषय रहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा उसमें सरस्वती पत्रिका के पहले वर्ष सन 1900 ईस्वी में जो पंडित किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती छपी थी उसको उन्होंने प्रथम मौलिक कहानी माना था।
लेकिन अब ये तथ्य निर्विवाद रूप से स्वीकार कर लिया गया कि इस कहानी पर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट की छाया है। तो शुक्ल जी ने सरस्वती में छपी इन मौलिक कहानियों का जिक्र किया है। उनमें इंदुमती के अलावा किशोरीलाल गोस्वामी की ही गुलबहार और मास्टर भगवान दास की प्लेग की चुड़ैल, इन सब के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा भी था, और बंग महिला की दुलाई वाली और गिरजा दत्त वाजपेयी की पंडित पंडितानी, तो ये सब है। तो इंदुमती के अलावा उन्होंने सिर्फ 11 वर्ष का समय और दुलाई वाली, इनको मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रदान कहानी माना है। तो शुक्ल जी की इस स्थापना को हिंदी कहानी में स्वीकार कर लिया गया, और आगे का जो स्वीकार है वो इंकार 11 वर्ष का समय और दुलाई वाली या इसके बाद की कहानी को लेकर के है। तो इन सब के बीच 1968 ईस्वी में देवी प्रसाद वर्मा ने हिंदी की पहली मौलिक कहानी के रूप में एक और दावा प्रस्तुत किया। उनके अनुसार हिंदी की जो पहली मौलिक कहानी है वो माधवराव रचित एक टोकरी भर मिट्टी है, जो 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्र में प्रकाशित हुई थी। लेकिन इस कहानी की मौलिकता का दावा खारिज कर दिया गया। इस कहानी पर फिरदौसी के शाहनामा की एक कथा नौशे का इंसाफ, उसका प्रभाव देखा गया था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी को डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर हरदयाल, इन सब ने प्रथम कहानी माना, और प्रसाद ने भी इनकी विशिष्टता तो स्वीकार की, लेकिन इसकी तुलना में दुलाई वाली को श्रेष्ठ बतलाया। किसकी तुलना में? इंदुमती कहानी की तुलना में, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और उन्होंने कहा कि यह कहानी जो 11 वर्ष का समय है, आधुनिकता के लक्षण से युक्त अवश्य थी और किशोरीलाल जी की पूर्व प्रकाशित दोनों कहानियों से श्रेष्ठ थी, फिर भी दुलाई वाली में जैसा निखार है वैसा इसमें नहीं था। उसके बाद उपेंद्रनाथ अश्क और धीरेन्द्र वर्मा, इनके द्वारा भी जो संपादित हिंदी साहित्य कोश है, उसमें उसके भाग 1 में दुलाई वाली को हिंदी की पहली मौलिक कहानी स्वीकार किया गया। और हिंदी साहित्य कोश जो इन्होंने लिखा था उसके अनुसार जो बंग महिला की दुलाई वाली कहानी है और सरस्वती में जो 1907 में प्रकाशित हुई थी, जो हिंदी की प्रथम मौलिक आधुनिक कहानी है, और दूसरी इंदु में 1911 में प्रकाशित कहानी ग्राम है। इंदु भी एक पत्रिका का नाम है। तो हिंदी की प्रथम कहानी की तलाश की जो यात्रा है वो 1900 में छपी इंदुमती से चल करके 1907 में प्रकाशित दुलाई वाली तक आकर के नहीं रुकती है। आगे यह 1915 में प्रकाशित उसने कहा था तक पहुंचती है। हालांकि अब तक कहानी को जो परखने का प्रतिमान है वह बदल गया था। अब जोर जो है प्रथम मौलिक कहानी की बजाय प्रथम आधुनिक कहानी पर आ गया था। तो डॉक्टर नगेंद्र ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था उसमें उसने कहा था, ये जो कहानी है इसका जिक्र करते हुए कहा कि आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ यहीं से मान्य होना चाहिए। ऐसी ही धारणा राजेंद्र यादव की भी है। और रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय जो 1903 में एक बंग महिला की दुलाई वाली जो 1907 में अपनी मौलिकता के बावजूद कहानी होने की मांग पूरी नहीं करती, और इन दिनों कहानियां बहुत निकली थी, लेकिन हिंदी की पहली मौलिक और कलापूर्ण कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, जो 1916 में प्रकाशित हुई, और उससे ही यहाँ की आधुनिक कहानी का प्रारंभ मानना चाहिए। तो कई विद्वान इसको 1916 में प्रकाशित मानते हैं और कोई 1915 में, तो लेकिन इसका जो वास्तविक प्रकाशन है वो 1915 ही है। तो इस पूरे प्रकरण के समाहार में हम ये कह सकते हैं कि जो इंदुमती और एक टोकरी भर मिट्टी है, इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध हो जाने के बाद प्रथम मौलिक कहानी जो है 11 वर्ष का समय या दुलाई वाली, इसमें जो कच्चापन है वह प्रारंभिक प्रयास का है और उस निखार तो बाद में ही आता है। तो ये सच है कि उसने कहा था इसमें ये मौलिक कहानी के मानदंडों पर
खरी उतरती है। अब 20वीं शताब्दी की जो प्रथम दशक की कहानियां हैं उसमें इस विधा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिनके नामों की चर्चा हमने हिंदी की पहली कहानी उसमें भी किया था। लेकिन इसमें युगीन चेतना और मार्मिकता की दृष्टि से एक दो और कहानी को हम शामिल कर सकते हैं, जो 1906 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित बंग महिला की ही एक कुंभ में छोटी बहू, और वृंदावन लाल वर्मा की 1909 में प्रकाशित राखी बंद भाई, और इन्हीं की 1910 में प्रकाशित ततार और एक वीर राजपूत सरस्वती पत्रिका में छपी थी। दरअसल ये जो हिंदी कहानी के विकास में सरस्वती की जो ऐतिहासिक भूमिका रही है, इस दौर की प्रसिद्ध और सराही गई एकमात्र कहानी एक टोकरी भर मिट्टी ही थी, जो सरस्वती पत्रिका से इतर एक छत्तीसगढ़ मित्र में छपी थी। तो कहानी के क्षेत्र में इंदुमती की जो ऐतिहासिक भूमिका है दूसरे दशक में प्रारंभ होती है। किशोरीलाल गोस्वामी की जो इंदुमती कहानी है वो अजयगढ़ के राजकुमार चंद्रशेखर और देवगढ़ के राजा, जिसका राज्य इब्राहिम लोदी ने छीन लिया था, उसी की पुत्री इंदुमती के बीच की प्रेम कथा है। तो पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की हत्या करके भाग रहे चंद्रशेखर की मुलाकात देवगढ़ के निर्वासित राजा की पुत्री इंदुमती से होती है, और उनके बीच प्रेम प्रसंग होता है, और अपने तरीके से उसकी परीक्षा लेने के बाद इंदुमती के पिता उन्हें शादी की अनुमति दे देते हैं। उसी की तरह एक टोकरी भर मिट्टी भी अपना एक महत्वपूर्ण युग संदर्भ है। इस कहानी में जमींदार एक स्त्री की झोंपड़ी हड़प लेता है और बुढ़िया वहां से एक टोकरी भर मिट्टी ले जाने की इच्छा प्रकट करती है। तो मिट्टी की टोकरी को वह जमींदार से उठा देने का आग्रह करती है, पर जमींदार टोकरी उठा नहीं पाता, और वो जो स्त्री है वो जमींदार पर कटाक्ष करती है कि आपसे एक टोकरी भर मिट्टी उठाई नहीं जाती, तो इस झोंपड़ी में हजारों टोकरियां मिट्टी है, उसका भार जन्म भर कैसे उठा सकोगे। तो कहानी की विशिष्टता यह है कि तत्कालीन सामाजिक जीवन का जो वास्तविक चित्रण है वो इसके अंतर्गत हुआ है। तो यह कहानी जमींदारी व्यवस्था की जो क्रूरता है उसको दिखाती है, और कहानी में स्त्री अपनी सीमा में प्रतिरोध भी करती है। यथार्थ और प्रतिरोध का चित्रण इस कहानी को विशिष्ट स्थान प्रदान करता है। उसके बाद मास्टर भगवान दीन की कहानी प्लेग की चुड़ैल, इसके बारे में भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। उसमें पुरोहितवाद और मतलबी समाज का चित्रण किया गया है। इंदुमती 11 वर्ष का समय, और ये जो कहानियां हैं इनकी तरह ये भी एक सुखांत कहानी है। कहानी ये भी दर्शाती है कि महामारी की जो दहशत है उससे निकट संबंध में भी अमानवीयता आ जाती है, जो आज के संदर्भ में हम उसको देख सकते हैं। जो महामारी फैल रही है उसमें भी जो निकट संबंधी रिश्तेदार हैं वो भी दूर भागते हैं। ये एक छूत की बीमारी की तरह ही है। तो इस कहानी में ठाकुर वैभव सिंह की पत्नी को प्लेग होने की आशंका में डॉक्टर बिना आवश्यक निरीक्षण के उसको मृत घोषित कर देते हैं। तो प्लेग क्या है? एक चूहों से फैलने वाला एक रोग है जो एक समय में महामारी का रूप ले लिया था जिसने। तो वैभव सिंह पंडित और नौकरों को पैसा देकर के अंत्येष्टि का जिम्मा सौंप देता है और खुद अपने इलाके पर चला जाता है। तो नौकर और पंडित आपस में कुचक्र करके लाश को गंगा में बहा देते हैं, और आगे जो है वो उनकी जो पत्नी है वो स्वस्थ हो जाती है। तो बहकर वो इलाके में पहुंच जाती है। तो पहले उसे लोग चुड़ैल समझते हैं क्योंकि वो जिंदा ही थी, लेकिन डॉक्टर ने भी उसको ठीक से चेक नहीं किया और उसको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद पंडित और जो नौकर थे उन्होंने भी पैसे रख लिए और उसको गंगा में बहा दिया, उसका भी अंतिम संस्कार नहीं किया। तो पहले लोग उसे चुड़ैल समझते हैं, पर बाद में उसका सारा भेद जो है वो खुल जाता है। तो उन्हें अपने पति और बच्चे के साथ मिलता है, और ये जो कहानी है उस युग की संकीर्णता की अभिव्यक्ति की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण कही जा सकती है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कहानी को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन भवदेव पांडे उनसे अपनी सहमति नहीं रखते हैं और उन्होंने इंदुमती जो किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है और बंग महिला की जो दुलाई वाली कहानी है और 11 वर्ष का समय जो रामचंद्र शुक्ल की कहानी है, इसके नीचे प्लेग की चुड़ैल कहानी को दबा दिया गया।
बाद में कहानी आलोचकों के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नकल करने की नियति से लिखी गई है। तो इस कड़ी में अगली महत्वपूर्ण कहानी है 11 वर्ष का समय। तो इस कहानी की संरचना भी संयोग आधारित है। यह कहानी भी समाज में स्त्री की पीड़ा को उभारती है। तो इस कहानी में शादी के दिन ही प्राकृतिक आपदा के बीच स्त्री अपने पति से अलग हो जाती है। आगे वह अपने घर में अकेले पड़ जाती है, फिर वह गांव के खंडर में रहने लगती है और लेकिन नियति एक दिन उन पति पत्नी दोनों का मेल करवा देती है। लेकिन परिवार और समाज में पतिहीन स्त्री की वास्तविकता उजागर हो जाती है। उसके बाद गिरिजा दत्त वाजपेयी की पंडित पंडितानी जो कहानी है उसमें भी अनमेल विवाह का प्रश्न उठाया गया है। तो कहानी में विडंबनात्मक स्थिति यह भी है कि पति के होते हुए भी जो पत्नी है उसको अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है और वो अपने मन बहलाने के लिए तोते पालती है। ठीक है, तो इसको ये जो विडंबनात्मक जो स्थिति है उसको इसमें दर्शाया गया है। उसके बाद जो निरदवासिनी घोष और बंग महिला की कहानी है कुंभ में छोटी बहू। ये पौराणिक रूढ़ियों के विरुद्ध एक साहसिक कहानी है। इस कहानी में भगदड़ मचने से छोटी बहू अपने बच्चे से हाथ धो बैठती है। तो कहानी संकीर्ण धार्मिकता की जो घातिक परिणति है उसको सामने लाती है। तो इस कहानी में जो अभावग्रस्त जो समाज है उसका भी चित्र यहाँ खींचा गया है। तो दुलाई वाली एक मनोरंजनपूर्ण कहानी है। इसमें रूप बदल करके एक दोस्त दूसरे को परेशान करते हैं। तो इस कहानी में एक और बात महत्वपूर्ण है कि इसमें पहली बार स्वदेशी का संदर्भ उठाया गया है। तो उसकी एक पंक्ति हम देखेंगे कि नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं ना, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो दो चार सुनाएं बिना न रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीजें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देशी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में ही। उसी प्रकार जो वृंदावन लाल वर्मा की राखी बंध भाई, ये कहानी प्रेम, संयोग और द्वंद्व की कहानी है। और इस कहानी में पन्ना जिसे राखी भेजती है वह उसका प्रेमी है। तो प्रथम दशक की कहानियाँ यहाँ पर प्राचीन कथा परंपरा का प्रभाव दिखाई देता है उसमें। और इतिवृत्तात्मकता के ढांचे में प्राय जो हर जगह संयोग की मौजूदगी है उस पर संवेदना के स्तर पर कहानी जो है युगीन यथार्थ की ओर अग्रसर है। तो तत्कालीन समाज का सांस्कृतिक जो ढांचा है या युग संदर्भ है उस कहानी में प्रवेश कर रहा है। तो प्लेग की चुड़ैल में कहानीकार ईश्वर की माया पर रीझ रहे हैं। तो कुंभ में छोटी बहू में बात उलट जाती है। कहानी की संरचना में भी महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई देते हैं। इसके बाद है प्रेमचंद से लेकर के प्रसाद युग या प्रेमचंद प्रसाद युग। तो 20वीं सदी के दूसरे दशक में हिंदी कहानी के परिदृश्य पर एक युगांतकारी परिवर्तन होता है। इस दौर में एक और इंदु पत्रिका के माध्यम से जयशंकर प्रसाद का हिंदी कहानी में एक पदार्पण होता है और वहीं से 1907 से ही उर्दू में नवाब राय के नाम से कहानी लिख रहे धनपत राय प्रेमचंद के नाम से हिंदी में कहानी लिखना शुरू करते हैं। तो एक ही समय में सक्रिय इन दोनों महान कहानीकारों ने हमेशा एक अलग भावभूमि को अपनाया और अपनी अपनी निजी अभिव्यक्ति शैली विकसित की। इनका योगदान इतना प्रभावशाली था कि इस दौर के अनेक कहानीकार इनकी भावभूमि और शैली में अपने को ढालते नजर आए और आगे कहानी के इतिहास लिखने में प्रेमचंद और प्रसाद स्कूल की बहुधा चर्चा भी की गई। तो इन दोनों कहानीकारों में प्रेमचंद के प्रभाव को एक तरह से मान्यता मिली, सर्वकालिक मान्यता। और निर्मल वर्मा ने भी कहा कि 19वीं शताब्दी का जो रूसी साहित्य है गोगोल उसके ओवरकोट से बाहर आया था और पता नहीं उसमें कितना सत्य है, लेकिन हिंदी के आधुनिक कथा साहित्य का बड़ा अंश प्रेमचंद के कफन से बाहर आया। तो ये मुझे जरूर सत्य जान पड़ता है कि इसी दौर में कहानी लिखने में सक्रिय हुए चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, उन्होंने भी अपने 3 कहानियाँ, उनमें खासकर एक कहानी उसने कहा था इसकी जो संवेदनात्मक और शिल्पगत विशिष्टता के कारण ही वह कहानी इतिहास में सभी जगह उसने एक
उचित स्थान प्राप्त किया। तो प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में सामाजिक यथार्थ को महत्व दिया, तो प्रसाद ने अतीत की गरिमा और भारतीय श्रेष्ठ सांस्कृतिक मूल्यों को, और प्रेमचंद ने भी राजा हरदौल, रानी सारंधा ऐसी कुछ इतिहास से वस्तु लेकर के कहानियां लिखी, और दूसरी ओर प्रसाद ने भी मधुआ जैसी कुछ यथार्थवादी कहानियां लिखी। इन पर दोनों समकालीनों की दिशा अलग अलग थी। तो उपेंद्रनाथ अश्क ने भी कहा कि जैसे प्रसाद तत्कालीन समाज से पात्र चुनने के बावजूद इतिहास और रोमान के कलाकार थे, उसी तरह प्रेमचंद इतिहास और रोमान के अफसाने लिखने पर भी अपने युग और जीवन के चितेरे कहानीकार थे। तो जहां प्रसाद ने वर्तमान की समस्याओं को नहीं छुआ लगभग, और प्रेमचंद ने वर्तमान की समस्याओं को लिया। तो आज की क्लास में हमने जो आधुनिक हिंदी कहानी का विकास है, उसमें इंदुमती कहानी से लेकर के दुलाई वाली कहानी तक का जो इतिहास है उसका अध्ययन किया। उसके बाद हमने 20वीं शताब्दी के जो प्रथम दशक की कहानियां हैं उनके बारे में पढ़ा। कल की क्लास में हम प्रेमचंद युग की जो कहानियां हैं उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।